दोस्तों, इस चैनल पे आज तक मैंने आपको बहुत सारी कहानियाँ सुनाई हैं। रियल स्टोरीज, दिल दहलाने वाली स्टोरीज, ब्लैक मैजिक की कहानियाँ, हॉन्टेड हाउस की कहानियाँ, रियल पोजीशन की कहानियाँ। पर ये जो आज की कहानी मैं आपको सुना रहा हूँ, ये सिर्फ ब्लैक मैजिक की कहानी नहीं है, बट ये एक इमोशनल रोलर कोस्टर है। मैंने आज तक जितनी कहानियाँ आप लोगों से सुनी हैं और जितनी कहानियाँ आज तक पढ़ी भी हैं, ये उनमें से सबसे ज़्यादा हार्ट रेंचिंग कहानी मुझे लगी है। ये ऐसी कहानी है जिसको सुन के आपको भी ऐसा लगेगा कि शायद ज़िंदगी में किसी को तो बहुत कुछ मिल जाता है और किसी को कुछ भी नहीं मिलता, और किसी को सब कुछ मिल के भी एक सेकंड के अंदर छिन जाता है। ये कहानी है शिल्पा की, जो कि सिर्फ 18 साल की थी, जब काले जादू की वजह से उसने अपनी माँ को खोया, अपने बाप को खोया, और फिर वो अपना सब कुछ गंवाने वाली थी। गजब की कहानी है, हार्ट रेंचिंग स्टोरी है। हाँ जी दोस्तों, सो वेलकम टू अ चैनल स्टोरीज बाय डी। एक ऐसा चैनल जहां पे आपका भाई सुनाता है आपको कुछ थ्रिलिंग, स्पाइन चिलिंग हॉरर स्टोरीज। दोस्तों, जैसे कि आपको पता ही है, होली का टाइम चल रहा है, एंड आपने सुना होगा ना कि होली के टाइम पे ये जो डार्क प्रैक्टिसेस होती हैं, ब्लैक मैजिक वगैरह, ये बहुत ज़्यादा होती हैं। कुछ ज़्यादा ही लोग करते हैं इन चीज़ों को, और अक्सर हमसे बड़े बूढ़े कहते भी थे कि होली की रात है, ज़्यादा देर तक घर से बाहर मत रहना। आपने सुना होगा ना। तो मैं ऐसी ही होली के टाइम की एक रियल स्टोरी आपके पास लेके आया हूँ। ये हमारी सब्सक्राइबर ने हमें भेजी थी, एंड मैंने बहुत टाइम से ये स्टोरी इसलिए नहीं सुनाई थी क्योंकि मैं होली के टाइम पे ये कहानी आपको सुनाना चाहता था। ये इतनी खतरनाक स्टोरी है। मैंने इस चैनल पे ब्लैक मैजिक की बहुत सारी स्टोरी सुनाई है, बट ट्रस्ट मी, मेरे को ऐसा लगता है कि ये उन सब में सबसे खतरनाक स्टोरी होगी। सो जब मैं बोल रहा हूँ तो आप इसको पूरा जरूर सुनना, एंड फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। एंड मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहता हूँ कि हम लोग स्पॉटिफाई पे भी हैं, तो वहां पे भी जाके आप हमें सब्सक्राइब कर सकते हो, वहां पे भी आप हमें सुन सकते हो। ठीक है दोस्तों, तो इसी बात पे कहानी को शुरू करते हैं। सो ये कहानी हमें शिल्पा ने भेजी है, एंड ऑफ कोर्स अगेन मेरे को बताने की हर बार जरूरत भी नहीं है, पर मैंने सारे कैरेक्टर्स के जगहों के नाम चेंज कर दिए। शिल्पा अभी 28 साल की है, एंड ये जो इंसिडेंट था, ये जो चीजें इनके साथ हुई थी, ये 10 साल पहले हुई थी। दोस्तों, शिल्पा लखनऊ की रहने वाली है, और जब ये कहानी इनके साथ हुई थी तो उस टाइम पे इनके जो फादर थे वो गवर्नमेंट ऑफिसर थे, इनकी मॉम हाउसवाइफ थी, इनकी छोटी बहन जिसका नाम साक्षी है वो तब 15 साल की थी, और इनका छोटा भाई, सबसे छोटा भाई गोलू 11 साल का था। ये लोग लखनऊ में रहते थे और इनका खुद का घर था। सो शिल्पा के फादर अपनी यंग एज में लखनऊ आ गए थे। ये लोग वैसे रुड़की से बिलोंग करते थे, पर होता है ना, यंग एज में पैसा कमाना है, कुछ करना है, तो बस वो सोच के वो लोग लखनऊ आ गए। लखनऊ आके अंकल ने प्रॉपर्टी डीलिंग का काम शुरू किया, एंड देन धीरे धीरे पैसे कमाए। आज की डेट में इनके पास अपना घर है, अपनी प्रॉपर्टीज हैं, और एकदम जीरो से अंकल ने खुद का अपना एक छोटा सा एम्पायर बनाया है। दोस्तों, मैं शिल्पा के फादर को अभी अंकल करके डिनोट करूंगा ताकि आपको कहानी समझने में आसानी हो, वर्ड्स कम हो जाएंगे ना थोड़े। सो अंकल की जो फैमिली है वो पूरी की पूरी फैमिली रुड़की में रहती थी, ये बस लखनऊ आए थे। तो रुड़की में इनका सगा भाई यानी शिल्पा के चाचा और इनकी बहन शिल्पा की बुआ, ये दोनों गांव में ही रहते हैं, उनकी फैमिलीज भी वहीं पे रहती है। सो शिल्पा के चाचा वहां पे खेती वगैरह करते थे, और वहीं पे उनकी शादी होकर उनके 2 बच्चे हो गए। और ऐसी इनकी बुआ भी पहले वहीं पे रहती थी, फिर उनकी शादी हुई, देन शादी के बाद उनकी बात बनी नहीं, इनका डिवोर्स हो गया, एंड वो भी अब वापस गांव में आके इनके साथ रह रही थी। शिल्पा के चाचा हमेशा से ही ना बड़े स्वीट टाइप के इंसान है, पर इसकी जो बुआ है वो ना बड़ी नेगेटिव, बड़ी नीडी टाइप की लेडी रही है हमेशा, शुरुआत से ही। सो दोस्तों, अब शुरू होती है वो कहानी जिसने शिल्पा की जिंदगी हमेशा के लिए बदल दी। दोस्तों, ये तो था शिल्पा की फैमिली का इंट्रोडक्शन, और अब शुरू होती है वो कहानी जो शिल्पा की जिंदगी को हमेशा के लिए बदल देती है। सो ये टाइम था 2015 का, होली का, और होली के टाइम पे ना ये अक्सर पूजा कराने के लिए ये लोग घर वापस जाया करते थे। इस बार भी इनको बुलावा आता है, उनको बताया जाता है कि इस बार एक बहुत इंपॉर्टेंट पूजा होनी है, और वो पूजा ऐसी है कि किसी भी हाल में शिल्पा और शिल्पा की फैमिली के हर मेंबर को अटेंड करनी है, कोई भी जना छोड़ नहीं सकता। तो ये लोग गाँव जाते हैं। गाँव जब ये लोग जाते हैं तो इनको बताया जाता है कि जो पूजा है वो पूजा गाँव में ना होके गांव से लगते हुए एक जंगल में है, और थोड़ा दूर एक प्राचीन कोई मंदिर है, वहां पे वो पूजा रखाई गई है। जब ये लोग उस मंदिर में पहुंचते हैं तो ये लोग देखते हैं कि वहां पे कोई था नहीं, वहां पे बस इनकी फैमिली के लोग थे, यानी कि इसके चाचा की फैमिली और इसकी बुआ, और इसके अलावा ये लोग। इसके अलावा बस एक पंडित था, और वहां पे कोई भी नहीं था। अब जो शिल्पा के पापा है ना, वो बचपन से ही बड़े ही शांत स्वभाव के आदमी रहे। वो ना कभी भी कोई सवाल पूछते नहीं है, वो बस चीजें ऑब्जर्व करते हैं। तो ऑल्दो शिल्पा लोगों को तो बड़ा अजीब सा लग रहा था, पर इन्होंने किसी ने भी सवाल जवाब नहीं करे और चुपचाप से पूजा में जाके बैठ गए। शिल्पा बताती है कि भैया वो जो पूजा थी, ऑल्दो उस टाइम पे ये सिर्फ 18 साल की थी, बट वो जो पूजा थी ना, उस पूजा की वाइब्स अच्छी नहीं थी। एक होता है ना, जब आप पूजा में बैठते हो, इट इज सच अ पॉजिटिव इवेंट, आपको अच्छा लगता है,
दिल से अंदर से लाइट फील होता है, माइंड खुल जाता है। बट शिल्पा बताती है कि उस पूजा के बाद उसका सर भारी हो गया था। लिटरली जब वो लोग घर आए रात को तो उसका सर ऐसा हो रहा था जैसे फट जाएगा। खैर पूजा वूजा खत्म हो गई, ये लोग वापस घर आ गए। 2-3 दिन अपने गाँव में रुक के लोग फिर वापस लखनऊ के लिए रवाना होते हैं। अब जब ये लोग रुड़की से वापस आ रहे होते हैं तो रास्ते में इनकी गाड़ी का भयंकर एक्सीडेंट हो जाता है। एक ट्रक इनकी गाड़ी को ठोक देता है जिसमें इन सभी को बहुत चोट लगती है, बट सबसे ज्यादा चोट लगती है इसके मॉम और डैड को। इनको इमीडिएटली हॉस्पिटल भर्ती करा जाता है और हॉस्पिटल में जाके पता चलता है कि तीनों बच्चे तो ऑलमोस्ट ठीक हैं। इनके जो फादर हैं उनको चोट तो लगी है पर वो रिस्क से बाहर हैं, पर इनकी जो मॉम है वो बहुत ज्यादा टिपिकल और बहुत ही लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशन में है। शिल्पा की मॉम को इमीडिएटली आईसीयू में डाल दिया गया, बट अनफॉर्चुनेटली 8 घंटे के अंदर ही उन्होंने अपना दम तोड़ दिया। जब शिल्पा की मॉम की हुई थी, शिल्पा के फादर होश में भी नहीं थे। ये सारी चीजें शिल्पा ही देख रही थी और शिल्पा बेचारी के ऊपर क्या बीत रही होगी मैं सोच सकता हूँ, क्योंकि उसके दोनों भाई बहन बहुत छोटे थे। बड़ी क्राइसिस का टाइम था और इस टाइम पे इनकी जो बुआ थी वो हॉस्पिटल आ जाती है इनकी हेल्प करने के लिए। उस टाइम पे तो ये बहुत ही नेक काम लग रहा था उनकी बुआ का, बट आगे जाके आपको पता चलेगा कि ये कोई नेक काम नहीं था, बल्कि ये एक सोची समझी हुई साजिश थी। एक्सीडेंट के 10 दिन बाद इनके फादर को डिस्चार्ज कर दिया गया एंड देन उनको हॉस्पिटल से घर ले गए। घर ले जाने के बाद भी शिल्पा के डैड की हालत काफी खराब थी, तो रिकवरी में उनको बहुत टाइम लगना था। एक तो मेंटली भी वो बड़े वो दास थे क्योंकि वो अपनी वाइफ को खो चुके थे। ये सारे बच्चे बेचारे तो रो रो के इनका तो बुरा हाल था, और ऐसे टाइम में बुआ ही थी जो घर के सारे डिसीजंस भी ले रही थी, इन सबका ख्याल भी रख रही थी। अब धीरे धीरे 2 महीने बीत गए एंड थोड़ा थोड़ा सारे लोग हील कर गए। शिल्पा के फादर भी अब अपने काम पे जाने लगे थे एंड बच्चे भी थोड़ा सा उनको आदत हो गई थी, थोड़ा सा लाइफ उनकी नॉर्मलाइज हो गई थी। बट अब तक बुआ उस घर को कंप्लीटली डोमिनेट कर चुकी थी। वो उस घर के सारे डिसीजंस लेती थी, बच्चों के भी डिसीजंस लेती थी एंड उन्होंने इन 2 महीनों के अंदर धीरे धीरे करके ना बहुत सारी रिस्ट्रिक्शंस लगा दी थी इन बच्चों पे। अब जो रिस्ट्रिक्शंस मैं आपको बोल रहा हूँ वो आप सुनोगे ना तो आपका खून खौल उठेगा। शिल्पा 18 साल की थी एंड वो अपनी 12वीं क्लास में थी। जब वो अपनी 12वीं की पढ़ाई करी थी, उसके बोर्ड एग्जाम्स का टाइम था, उस टाइम पे भी उसकी बुआ उससे घर का काम करवाती थी, सब्जी छिलवाती थी, कपड़े धुलवाती थी और बार बार उसको ताने मारती थी कि पढ़ाई करके तू क्या ही कर लेगी, पढ़ाई करके तूने करना क्या है, होनी तो तेरी शादी है ना। जो छोटे बच्चे थे उनको खेलने जाने से रोकती थी। वो एक तरह से तीनों बच्चों को बुआ ने घर में कैद करके रखा हुआ था। फादर कुछ बोलते नहीं थे, वो वैसे भी उनका जो नेचर था वो चुपचाप रहने वाला नेचर था, और एक्सीडेंट के बाद तो वो और ज्यादा क्वाइट हो गए थे, जैसे अंदर ही अंदर किसी चीज से घुट रहे हो। वो सारी चीजें देख तो रहे थे पर वो बुआ को कुछ भी नहीं बोलते थे। ये जो कुछ भी हो रहा था बच्चों को बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा था। पहले वो अपनी माँ को खो चुके थे एंड अब एक दूसरी लेडी आके उनको कंट्रोल कर रही थी, पर यहाँ से आगे की जिंदगी तो उनकी नरक बन जाती है। शिल्पा के फादर सबसे पहले अपना बेडरूम छोड़ के छत में दुछत्ती में कमरा था वहां पे शिफ्ट हो जाते हैं और एक तरह से घर से बिल्कुल अपने टाइज कट कर देते हैं। इसके बाद वो एक ऐसे इंसान थे जिन्होंने आज तक बच्चों को कभी डांटा भी नहीं था, हाथ उठाना तो दूर की बात है, पर अब वो बहुत एग्रेसिव हो चुके। धीरे धीरे उनका एग्रेशन बढ़ता जा रहा था। कोई भी चीज अगर उनको पसंद नहीं आती तो वो चिल्ला के उसका रिप्लाई करते थे और गोलू को तो कई बार वो पीट भी चुके थे। सबसे ज्यादा दिल तोड़ने वाली चीज ये थी दोस्तों कि जो उनके फादर थे वो तो छत पे शिफ्ट हो गए, पर उनके बेडरूम में कब्जा कर लिया था बुआ ने। बिना पूछे वो उस रूम में शिफ्ट हो गई थी और उस रूम में ऐसे रहती थी जैसे घर की मालकिन हो। शिल्पा को ये चीज बिल्कुल पसंद नहीं आती थी कि कोई और लेडी आके उसके मम्मी के बेड में सोए, पर वो बिल्कुल बेबस थी। उसने पापा को एक बार जाके बोला तो उसके फादर ने बस ये एक लाइन बोली, एक तो तुम्हारा ख्याल भी रखे वो और तुम्हारे नखरे भी सहे, जाओ अपने रूम में। और उसका शिल्पा रोते रोते अपने रूम में आ गई। धीरे धीरे इनकी बुआ इस घर में भी चेंजेस करने लगती है। सबसे पहले उस घर का जो मंदिर था, जो कि बहुत ही पॉजिटिव एक सेंटर ऑफ एनर्जी था उस घर का, पहले तो कई महीनों तक वहां पूजा नहीं हुई। उसके बाद जब शिल्पा ने कई बार वहां पे दिया जलाया तो बुआ ने ये कह के मना कर दिया उसे कि धूल वगैरह धुएं वगैरह का घर में जला के कोई फायदा नहीं होता, प्रैक्टिकल बनो, ये सब चीजों में कुछ नहीं रखा है। और फिर धीरे धीरे वहां से मूर्तियां भी हटा दी और इवेंचुअली उस मंदिर के कमरे में ताला लगा दिया। शिल्पा ने एक बार बुआ से बहुत प्यार से बोला कि बुआ आपने मंदिर बंद क्यों कर दिया है, अब हम लोग कहाँ पूजा करेंगे। जिसका बुआ ने बहुत ही बदतमीजी से रिप्लाई किया, तेरे को बड़ी पूजा करनी है, इतनी पूजा करने की पड़ी है ना तो बाजार में जाके मंदिर में जाके कर, ये घर में कोई मंदिर बंदी नहीं रहेगा, वैसे भी इस घर में स्टोर रूम नहीं है, उसको तो स्टोर रूम बनाऊंगी मैं। शिल्पा का दिल टूट गया और बेचारी रोते रोते अपने कमरे में आ गई। ऐसे करते करते बुआ इन बच्चों की जिंदगी को ना नरक बना देती है। उनपे अब हर चीज पे रिस्ट्रिक्शन था, उनके सोने के टाइम पे रिस्ट्रिक्शन था, उनके उठने के टाइम पे रिस्ट्रिक्शन था, वो किससे बात कर रहे हैं मोबाइल पे उस पे रिस्ट्रिक्शन था, वो क्या खा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, स्कूल जा रहे हैं नहीं जा रहे हैं,
हर चीज अब बुआ मॉनिटर करने लगी थी। इनफैक्ट सिर्फ बच्चे ही नहीं, बुआ ने कंप्लीटली इनके फादर को भी अपने कंट्रोल में करा हुआ था। जैसे बस वो बुआ के मोहरे हों। बुआ ने बस एक शब्द कहना था और फादर जाके पीट देते थे बच्चों को। ये इतना घबरा चुके थे, इतना डर चुके थे कि इनको समझ नहीं आ रहा था कि ये लोग क्या करें। और इसी बीच इनको दिखती है एक रे ऑफ होप। एक दिन घर पे चाचा का फोन आता है। जब चाचा का फोन आता है, बुआ उस समय पे घर पे नहीं होती है, तो ये शिल्पा फोन उठा लेती है और चाचा को सारी बात बताती है। जब चाचा को सारी बात पता चलती है तो चाचा शॉक्ड हो जाते हैं। शिल्पा अपने चाचा को बताती है कि चाचा, मुझे ना ऐसा लगता है कि पापा को ना किसी की नजर लग गई है। वो ऐसे कभी भी नहीं थे, पता नहीं बुआ उनसे क्या क्या करा रही है। वो जो बोलती है वो बात मानते हैं। तो इस पे चाचा जी बोलते हैं कि बेटा कोई घबराने वाली बात नहीं है। हमारे पड़ोस में एक पंडित जी रहते हैं बहुत बढ़िया, वो बहुत होशियार है। मैं काम करता हूँ, मैं उनसे पूछता हूँ और वो तो अंतर्यामी आदमी है, वो सब बता देंगे। उसके बाद जब चाचा का फोन आता है तो शिल्पा के पैरों तले जमीन खिसक जाती। चाचा जी बताते हैं कि पंडित जी का कहना है कि इनके घर में तो भयंकर काला जादू हुआ है और इसके जो फादर है उसको तो किसी ने वशीकरण करके अपने चंगुल में फंसा रखा है। वो मोहरा है, बस मोहरा। वो जीता जाता इंसान नहीं है, वो एक ज़ॉम्बी है जो किसी और के कंट्रोल में है। ऑब्वियसली ये सारी बातें सुन के शिल्पा शॉक्ड तो थी, पर कहीं ना कहीं शिल्पा को पता तो था कि ये सब क्या हो रहा है। इसके बाद शिल्पा ने चाचा की हेल्प से एक प्लान बनाया। प्लान ये था कि चाचा इनके फादर को कॉल करेंगे और उनको पूजा के लिए रिक्वेस्ट करेंगे, क्योंकि साल में इक्का दुक्का बार पूजा करने के लिए ये लोग गांव जाते थे। इस बार ये ऐसा प्लान कर रहे थे कि ये गांव ना जाके गांव से लोग आके इस घर में पूजा करें। और प्लान बस ये था कि जब यहाँ पे पूजा होगी तो उस पूजा के दौरान इस घर को हम ठीक कर देंगे। तो बस यही हुआ। चाचा ने इसके फादर को कॉल किया और जब कॉल करके चाचा ने बात बोली तो इसके पापा ने उस समय पे डायरेक्टली मना कर दिया। पूजा के लिए बिल्कुल सख्त मना कर दिया और साथ में बुआ भी इस चीज के अपोज में थी। बुआ का बस ये कहना था कि घर के अंदर ऐसी पूजा थोड़ा होती है, ये कोई तरीका थोड़ा होता है, घर में साफ करते करते मर जाऊंगी भैया, घर गंदा हो जाएगा। और उसी बात में उसके जो फादर थे वो भी बुआ को ही सपोर्ट कर रहे थे। पर जब बहुत कन्विंसिंग करी गई, बहुत कन्विंस किया गया, तो फाइनली इसके फादर मान गए। घर पे एक बहुत बड़ी पूजा का प्लान करा जाता है और पूजा की प्लानिंग के दौरान इसकी बुआ बड़ी नाखुश थी। वो कंटिन्यूअसली लड़ रही थी, झगड़ रही थी, बार बार बस वो एक ही बात बोलती थी कि मैंने इन बच्चों के लिए इतना करा, देखो मेरी बात तक नहीं मानते हैं ये। इतने बदतमीज बच्चे होने से अच्छा तो नहीं होते हैं। इनकी माँ तभी तो मर गई, नहीं तो इनको झेल ही नहीं पाई होगी ना। ऐसे बदतमीज बच्चे तो मैंने देखे ही नहीं है। इतने मनहूस बच्चे अपनी माँ को खा गए ये। वो बहुत हर्टफुल बातें बोलती थी इंटेंशनली, पर शिल्पा को पता था कि ये सब कुछ नहीं, ये बुआ बस इनको डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश कर रही है। पर शिल्पा को पता था कि आज डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है, बिकॉज यही तो वो चाहती थी। खैर, फिर आता है वो दिन जिस दिन वहां पे रखी जाती है पूजा। जिस दिन पूजा होती है, सुबह सुबह अर्ली मॉर्निंग चाचा इनके घर आ जाते हैं और सारे पूजा की तैयारी करते हैं। लिविंग रूम का सारा फर्नीचर हटाते हैं, वहां पे हवन और ये सब आग जलाने की तैयारी करते हैं। घर में जो जो सामान पूजा के लिए चाहिए होता है वो सारा सामान बाजार से खरीद के लाते हैं। एंड ठीक 10:11 पे कुछ पंडित इनके घर आते हैं। अब वो जो पंडित थे ना, वो बड़े फिशी से लगने वाले पंडित थे। वो उनके चेहरे पे ना एक नेगेटिविटी थी। जैसे पंडित होते ना, एक पॉजिटिविटी उनके ऑरा होता है। इन लोगों का चेहरा ना एकदम बुझा बुझा था, एक नेगेटिव ऑरा था इनका। बच्चों को बहुत अजीब लगा, शिल्पा को भी बहुत अजीब लगा। पर शिल्पा को ये लगा कि यार हम कोई असली पूजा थोड़ा ना कर रहे हैं, हम तो जो ये घर पे हमारे ब्लैक मैजिक और ये जो नेगेटिव चीजें हुई हुई हैं इसका काट कर रहे हैं। तो हो सकता है चाचू ने किसी तांत्रिक को लाए हो। तो इस बात पे शिल्पा भी शांति से बैठी रही। इनफैक्ट शिल्पा बहुत खुश, उसको लग रहा था ये सारी चीजें पूजा वगैरह होने के बाद ना, इस चीज के बाद अब उसकी जिंदगी ठीक हो जाएगी, उसके पापा की जिंदगी ठीक हो जाएगी एंड इवेंचुअली इनके भाई बहन की जिंदगी भी ठीक हो जाएगी। पूजा शुरू होती है और ये बहुत अलग तरह की पूजा थी। इसकी जो मंत्र थे वो ऐसे मंत्र थे जो किसी ने कभी सुने नहीं थे। पर उस पूजा के दौरान एक भी इंसान ऐसा नहीं था उस घर में जिसने ऑब्जेक्ट किया हो। उसके फादर बस आंख बंद करके शांत बैठे रहे। बुआ पूरे टाइम साथ साथ में मंत्र पढ़ती रही, जैसे उनको खुद ये मंत्र पता हो। और साथ में ही चाचा वगैरह बहुत ही इंग्रोस होके और बहुत ही इन्वॉल्व होकर उन्होंने पूजा कराई। पूजा के अंत में एक मुर्गी लाई गई और उसे काटा गया और उसका जो ब्लड था वो जगह जगह घर में छिड़का गया। करीबन 6 घंटे ये पूजा चली और ये इतनी खतरनाक पूजा थी ना, जब इसमें हवन वगैरह हुआ पूरे घर में धुआं भर गया था और वो ऐसा काले रंग का धुआं था। ऐसा लग रहा था मानो पूरे घर को किसी काले रंग के ना किसी नेगेटिव बादल ने घेर लिया हो। खैर 6 घंटे बाद वो पूजा खत्म होती है एंड सारे लोग अपने अपने घर को चले जाते हैं। ऑल्दो ये पूजा बहुत एग्जॉस्टिंग थी, पर शिल्पा को अब होप थी कि उसकी जिंदगी जो है पहले से बेटर हो जाएगी। पर इसके बाद तो कुछ और ही हुआ उसके साथ।
इस पूजा के बाद शिल्पा के फादर और ज्यादा एग्रेसिव हो गए। अब तो वो बात बात में सीधे मार पीट करने लगे, सिर्फ घर वालों से ही नहीं, बाहर वालों से भी। उनकी अपनी जॉब में इतनी बुरी हाल हो गई, इतनी लड़ाइयां हो गई लोगों से उनकी, उनको सबैटिकल लेके घर बैठना पड़ गया। आस पड़ोस में जितने नेबर्स थे उनसे उनकी लड़ाई हो गई। घर में जो सब्जी देने के लिए बंदा आता था उससे उनकी लड़ाई हो गई। कोई ऐसा व्यक्ति ही नहीं बचा था जिनसे उनकी लड़ाई नहीं हुई। और अगर आप सोचो, यही इंसान 1 साल पहले शांत, पोलाइट, किसी से बदतमीजी ना करने वाला इंसान था। हर कोई शिल्पा के फादर के एग्जाम्पल देते थे कि आदमी हो तो ऐसा होना चाहिए, देखो इतना पोलाइट। और वही आदमी आज की डेट में अपने बच्चों को मार रहा है, वो अपने पड़ोसियों से लड़ रहा है, अपने जॉब में लड़ाई कर रहा है। बस एक ऐसा इंसान है जिसकी वो सारी बातें मान रहा है, जिससे वो नहीं लड़ रहा है, और वो है इनकी बुआ। शिल्पा के फादर का ना वेट लॉस भी हो गया था, क्योंकि वो खाना ही नहीं खाते थे। वो हार्डली बस दिन में थोड़ा सा चावल वगैरह खा लेते थे। ना वो ब्रेकफास्ट करते थे, ना ही वो डिनर करते। अगर कोई उनसे बस ये पूछ दे कि भाई साहब खाना खा लो, तो वो इतना भड़क जाते थे कि प्लेट उठा के उस आदमी के सर पे मारते थे। लिटरली वो एक जानवर की तरह हो चुके थे, जिसपे कंट्रोल ही नहीं था, जिसको अपने गुस्सा, अपने एग्रेशन, अपने मूवमेंट्स का कुछ अता पता ही नहीं था। इन सारी चीजों से बच्चे बहुत ज्यादा परेशान हो गए थे। वो बहुत ज्यादा घबरा भी चुके थे, एंड स्पेशली शिल्पा, क्योंकि बाकी दोनों भाई बहन छोटे थे तो चीजों को कम समझ पाते थे। पर शिल्पा हर चीज को खुली आंखों से देख रही थी। वो देख रही थी कि कैसे बुआ ने आके पूरे घर पे कब्जा कर लिया है, कैसे उन्होंने अपने भाई को अपने कब्जे में ले लिया है, और अब कैसे अपने थ्रू, अपनी मैनिपुलेशन के थ्रू इन बच्चों की जिंदगी जहन्नुम कर दी है। शिल्पा को जब भी टाइम मिलता वो अपने चाचा को फोन करती और अपने चाचा को पूरी डिटेल बताती। बेचारे चाचा वहां से मदद करने की तो बहुत कोशिश करते थे, पर वो कुछ भी कर लेते थे, हो नहीं पाता था। जो पूजा भी इन्होंने कराई थी, अकॉर्डिंग टू चाचा, वो पूजा एकदम सक्सेसफुली हुई थी। पर उस पूजा का तो कोई पॉजिटिव चीज हुई नहीं, पॉजिटिव इफेक्ट तो आया ही नहीं, उल्टा नेगेटिव आ गया। इनके फादर ज्यादा एग्रेसिव हो गए। पर फिर भी बच्चों के पास तो एक ही होप थी, वो थे इनके चाचा। इनके चाचा काफी ट्राई करते रहे। वो अलग अलग पंडितों से मिलते रहे, अलग अलग जगह जाते रहे। कभी वो चुपके से कोई एक पुड़िया इनको देते थे, कभी वो इनको थोड़ा सिंदूर दे देते थे। वो इनसे कहते थे कि बस तू इसको यहाँ डाल दे बेटा, इसको यहाँ डाल दे, इसको यहाँ डाल दे, इसको वहां डाल दे, इससे हेल्प मिलेगी। पर जितनी भी कोशिशें चाचा कर रहे थे, वो सारी की सारी कोशिशें ना विफल हो रही थी। ऐसा लग रहा था मानो जो काला जादू या जो भी नेगेटिव एनर्जी इस घर में है ऑलरेडी, या जो भी उसके बुआ ने या जिसने भी किया है, वो इतनी ज्यादा स्ट्रांग है कि उसके पास हर पॉजिटिव चीज की काट है। शिल्पा बताती है कि इनका जो घर है उस टाइम पे वो इतना नेगेटिव हो चुका था कि जब भी ये अपनी छत पे जाती थी तो इनको अपने छत पे ना मरे हुए पंछी मिलते थे। कभी कबूतर, कभी दूसरी दूसरी चिड़ियाएं। वो पता नहीं कैसे मरते थे और कैसे इनकी छत पे आते थे। छत के अलावा घर के अंदर से भी ना एक अजीब सी स्मेल आती थी। वो जो एक स्मेल होती है ना, हल्की हल्की सीलन टाइप की, फंगस जैसी, उस तरह की स्मेल इनके पूरे घर से आती थी। इन लोगों ने काफी घर की सफाई करी, खिड़कियां खोल दी, पर वो जो स्मेल है ना, वो स्मेल कभी इनके घर से गई नहीं। और साथ ही साथ ये जो तीनों बच्चे थे, शिल्पा, उसकी बहन और उसका भाई, इन तीनों में से कभी ना कभी किसी न किसी की तबीयत हमेशा खराब रहती थी। कभी किसी को बुखार आ रहा है तो किसी के साथ कुछ। और शिल्पा बताती कि खास करके उसके साथ उसके सर में परमानेंट पेन रहता था। ऐसा लगता था मानो उसका सर फटने को हो रहा है। बस कभी कभी ऐसा होता था कि उसको थोड़ा ओके ओके लगता था, नहीं तो पूरे टाइम उसको ऐसा लगता था जैसे वो जो सांस ले रही है ना, जो हवा अंदर ले रही है, वो हवा नहीं, वो पॉइजन है। उस घर का ऑरा इतना नेगेटिव हो चुका था कि इनके दोस्त, इन बच्चों के दोस्त भी उस घर में आने से अब कतराते थे। वो घर के बाहर से ही अपनी कॉपी वगैरह एक्सचेंज कर लेते थे, पर एक कदम भी घर के अंदर रखते नहीं थे। और दोस्त तो दोस्त, जो नेबर्स थे, जो अंकल के दोस्त थे, 20-20 साल से आप साथ रह रहे हो, उन लोगों ने भी घर के दरवाजे के अंदर पैर रखना बंद कर दिया था। कुछ अंकल से नाराज थे उनके बिहेवियर की वजह से, और कुछ लोगों को घर इतना नेगेटिव लगता था कि उनकी हिम्मत ही नहीं होती थी कि उस घर के अंदर वो आ जाए। एक चीज और थी जो कि शिल्पा ने नोटिस करी थी कि इस घर में जितने भी मिरर्स थे ना, सारे के सारे मिरर्स में कहीं ना कहीं क्रैक्स थे। थोड़ा किसी किसी में छोटा सा क्रैक था, किसी में बड़ा, पर हर शीशे में क्रैक था। ये सारी सिचुएशन, ये सारी चीजें सिर्फ एक तरफ इशारा कर रही थी, और वो ये कि इस घर में कोई बहुत बड़ी नेगेटिव एनर्जी थी, और जो कुछ भी था वो इस घर में, वो इसकी बुआ को मदद कर रहा था और इसके फादर को कमजोर कर रहा था। अब शिल्पा तो अपने चाचा से कम्युनिकेट करती रही, अपनी परेशानियां बताती रही, वो बेचारे भी ट्राई करते रहे, पर कुछ खास हेल्प हो नहीं पाई। उनकी जिंदगी और उस घर का माहौल दोनों ही बद से बदतर होते ही जा रहे थे।
इसी बीच एक दिन शिल्पा को कॉल आता है उसके मामा का। मामा को पता नहीं कहाँ से ये सारी बातें पता चल चुकी थी और जब उन्होंने सारी बातें शिल्पा से कंफर्म करी तो मामा बेचारे घबरा जाते हैं। पूरी कहानी सुनने के बाद मामा बोलते हैं शिल्पा को कि चल अच्छी बात है, तेरे चाचा तेरी मदद कर रहे हैं, बट मैं भी ट्राई करता हूँ। हमारे घर के पास एक बाबा है, वो बहुत फेमस है, पूरी दुनिया से देश विदेश से लोग उनके पास आते हैं, अपनी प्रॉब्लम्स लेके आते हैं और वो उनका सोल्यूशन बताते हैं। और बस इसी होप में कि कोई हेल्प होगी, शिल्पा के मामा उन बाबा के पास जाते हैं। बाबा से जब मिलते हैं मामा जाके, तो इससे पहले कि मामा उनको कोई बात बता पाते, वो बाबा उनसे बोलते हैं कि जिस घर की मदद के लिए तू आया है उस घर की रसोई से चावल के 4 टुकड़े लेके आ। और फिर मामा यही करते हैं, वो शिल्पा से बोलते हैं और शिल्पा एक सफेद कपड़े में थोड़े से चावल निकालती है अपने किचन से, उसको रैप करती है और चुपके से मामा को दे देती है। जब मामा उन बाबा के पास जाते हैं और वो पोटली उनके हाथ में रखते हैं, बाबा पोटली को खोलते हैं और चावलों को अपने हाथ में रखते हैं और फिर अपने हाथ को हिलाते हैं और वो चावल ना कुछ अजीब सी आकृति ले लेते हैं उनके हाथ में। और जैसे ही उस आकृति को देखते हैं वो जोर से चिल्लाने लगते हैं, बहुत एग्रेसिव हो जाते हैं। थोड़ी देर बाद जब वो थोड़े शांत हो जाते हैं तो वो बताते हैं मामा को, उस घर में तो भयंकर काला जादू करा है। मुझे उस घर में गंदी आत्माएं दिख रही हैं, जिन दिख रहे हैं, वो सारे खून के प्यासे हैं। उस घर में रहने वाले लोगों का खून पी जाएंगे, वो उस घर को खत्म कर देंगे। इतना भयानक काला जादू तो मैंने पहली बार देखा है। वो बाबा बताते हैं कि उस घर में इतना भयंकर काला जादू करा गया है कि बहुत ही रेयर केसेस में उनको ऐसा काला जादू देखने को मिलता है। इसके अलावा बाबा बहुत सारी इंफॉर्मेशन बताते हैं मामा को। बाबा जब बोल रहे थे तो पता ही नहीं चल रहा था कि वो होश में बोल रहे हैं या बेहोशी में बोल रहे हैं, वो बस बोले जा रहे थे। उन्होंने बहुत सारी बातें बोली, उनमें से कुछ बातें मामा ने रिकॉल करी। एक पर्टिकुलर डेट उन्होंने बोली थी जब से ये सब शुरू हुआ था, और इसके अलावा 1-2 चीजें उन्होंने और बोली जो मामा के समझ में नहीं आई। इसके बाद जब वो घर वापस आके जब शिल्पा को उन्होंने डेट बताई कि यार ये डेट पापा ने बोली है, ये कौन सी डेट है, क्या इस डेट को तुम्हारे साथ कुछ हुआ था? ये वही डेट थी जब 1 साल पहले इनका परिवार गांव गया था होली में पूजा करने। ये शायद उसी पूजा से शुरू हुआ है जो जंगल में अकेले ले जाके कराई गई थी। शायद वो पूजा नहीं थी, शायद वो एक बहुत गहरे काले जादू की, बहुत नेगेटिव किसी की चीज की शुरुआत। और ठीक इनकी जिंदगी भी उस पूजा के बाद ही बदली थी। पूजा से आते ही इनका एक्सीडेंट होता है, इनकी मम्मी की डेथ हो जाती है, फादर हॉस्पिटलाइज हो जाते हैं। उस दौरान बुआ घर पे आ जाती, घर पे धीरे धीरे बुआ पूरा कब्जा कर लेती है। तो सब कुछ उसी पूजा से शुरू हुआ था। और क्योंकि बाबा ने उसी दिन का नाम लिया था, यानी कि कंफर्म था कि जो कुछ भी इनके साथ हुआ था ये उस पूजा के साथ ही हुआ था और फोर्सफुली इनके साथ कराया गया था। अब यहाँ से ना शिल्पा के अंदर होप आ गई। शिल्पा को ये पता था कि ये कोई ना कोई ऐसा आदमी है जो हमारी मदद कर सकता है। अब कहीं ना शिल्पा के अंदर एक फीलिंग और आई। शिल्पा ने सोचा कि ये बात जो है मैं किसी से शेयर नहीं कर। शिल्पा ने ये बात ना अपने छोटे भाई बहनों को बताई, ना ही अपने चाचा को। उसने ये बात को अपने और मामा के बीच में रखा, पता नहीं क्यों। इस बीच कंसर्न के मारे चाचा ने कई बार शिल्पा को कॉल किया। कई बार वो पूछते थे कि बेटा तुम लोग क्या कर रहे हो, क्या खा रहे हो, तुम ठीक हो ना? तो शिल्पा उनको एक बात तो बताती थी, बस ये एक बात थी जो उसने हमेशा अपने तक रखी। पता नहीं क्यों उसके दिल ने गवाही नहीं दी कि ये बात वो किसी से शेयर करे। इसके बाद मामा कंटिन्यूअसली बाबा के पास जाते थे। बाबा वहां से अलग अलग तरह की पूजा करते थे। बाबा वहां से कई बार अलग अलग तरह की चीजें देते थे, पर कोई भी चीज कोई खास फर्क इनकी जिंदगी में नहीं ला पा रही थी। अब यहाँ पे दोस्तों मैं एक चीज और क्लियर करना चाहता हूँ। कई सारे लोग कमेंट में लिखते हैं कि क्या पता ये बाबा भी ढोंगी हो। देखो, ये जो बाबा थे ये निस्वार्थ काम कर रहे थे। ना ये पैसा मांग रहे थे, ना ये खाना मांग रहे थे, ना एक रिकॉग्नाइजेशन मांग रहे थे। इनको कुछ नहीं चाहिए था, ये बस मदद कर रहे थे। और क्योंकि इन्होंने वो डेट एकदम करेक्ट बताई थी, इसका मतलब कुछ ना कुछ इन्होंने ऐसा देखा था जो कि सच था। और यही चीज थी जिसने शिल्पा को कॉन्फिडेंस दिलाया था कि बाबा अब उसकी मदद कर सकते हैं। बाबा ने बताया कि इस जादू को काटने के लिए उन्हें एक्स्ट्रा शक्ति की जरूरत होगी, और वो एक्स्ट्रा शक्ति मिलेगी इनको उन सितारों की प्लेसमेंट से जो एक पर्टिकुलर दिन आते हैं होली से पहले। और यही रीजन है दोस्तों कि पूरी दुनिया भर में होली से पहले बहुत ज्यादा जादू, टोना, टोटका वगैरह लोग करते हैं, क्योंकि सबको ये बात पता है कि वो एक दिन ऐसा होता है जब वो सारी इस तरह की चीजों को सपोर्ट करता है। और वही चीज का एडवांटेज अब बाबा उठाना चाह रहे थे। उन बाबा जी ने इनको बताया कि जो जादू तुम्हारे घर पे किया गया है वो इतना एक्सट्रीम है, उसको कहीं और से काटना बहुत मुश्किल है। वो जादू सिर्फ और सिर्फ होली के दिन ही कट सकता है, क्योंकि वो हुआ भी होली के दिन था। बाबा जी ने एक और बात उसको बताई। बाबा जी ने बताया कि उस घर के ब्रह्मस्थान में उन्हें पूजा करनी पड़ेगी। जब तक वहां पे जाके पूजा नहीं हो, बहुत मुश्किल है कि वो जादू उस घर से कंप्लीटली हटे। अब ये सुन के शिल्पा बहुत परेशान हो जाती, क्योंकि उसके घर में उसकी बुआ और उसके पापा दोनों रहते हैं। उसको था कि बुआ तो चलो एक तरफ जो है वो है, उनको तो वैसे भी
बना पाना मुश्किल ही है तो उनपे तो जोर जबरदस्ती ही करनी पड़ेगी। पर उसके फादर भी वही हैं, उसके फादर के सामने कैसे जोर जबरदस्ती होगी? शिल्पा अपने मन में बस ये सारी बातें सोच रही थी कि उसके मन में ख्याल आया कि क्यों ना चाचा से हेल्प मांगी जाए। चाचा ही हैं शायद जो मेरी इस मामले में हेल्प कर सकते हैं। और जैसे उसने सोचा वहीं से पापा चिल्लाए, खबरदार खबरदार, जिस आदमी से तू मदद मांगने की सोच रही उसी ने तेरी हालत करी है। जिसे तू शुभचिंतक मान रही है वो दुश्मन है तेरा, वही आदमी है जिसने तेरे घर में प्रेत छोड़े हैं। जैसे बाबा ने बोला शिल्पा वॉज इन शॉक, पर वो धीरे धीरे अब उसको चीजें क्लियरली दिखना शुरू हुई। उसको याद आता है कि जिस पूजा के बाद उनका पूरा परिवार खराब हो, उनकी जिंदगी उजड़ गई, उस पूजा में ले जाने वाला आदमी कौन था? वो इसके चाचा ही तो थे। हाँ, बुआ साथ में जरूर थी, पर ले जाने के लिए जिद करने वाले कौन थे? वो इसके चाचा थे। जंगल तक इसके भाई का हाथ पकड़ के पहुंचाया उन्होंने। इसके बाद घर में जो पूजा कराई थी इन्होंने, वो अजीब सा पंडित, वो अजीब से मंत्र, मुर्गी का कटना, खून का छिड़कना, ये सारी चीजें पूजा में कहाँ होती है? ये पक्का कोई काला जादू था जो उन्होंने उस दिन उनके घर पे किया। वो सारी चीजें भले के लिए नहीं, दुश्मनी के लिए की गई थी। अब शिल्पा को पता तो चल गया था, पर शिल्पा अब बहुत परेशान थी क्योंकि होली में सिर्फ एक दिन का टाइम था। एक दिन के अंदर उसको इन सारी चीजों का इंतजाम करना था। खैर वो बहुत घबराई हुई थी और वो ऐसी घबराहट में घर वापस जाती है और जैसे वो घर के अंदर पहुंचती है वो देखती है कि लिविंग रूम में बुआ, चाचा और पापा 3 लोग बैठे हुए हैं और ये मुस्कुराते हुए कुछ बातें कर रहे हैं। इनको देख के शिल्पा को बिल्कुल अच्छा नहीं लगा, पर उसके बाद यहाँ तक तो फिर भी ठीक। जैसे ही शिल्पा ने राइट साइड में देखा, उसने देखा सोफे पे 2 अजीब से पंडित टाइप के, तांत्रिक टाइप के लोग बैठे हुए हैं। उनको देख के शिल्पा घबरा जाती है। वो भाग के अपने रूम में जाती है, दरवाजा बंद कर लेती है और दरवाजा बंद करके बस वो भगवान से प्रे करने लगती है कि यार भगवान अब मैं क्या करूं, ये तो आज फिर से कोई पूजा करने के लिए यहाँ पे आए हैं और ये वही तांत्रिक है। पिछली बार जब पूजा हुई थी इतना भयानक इन्होंने इस घर में कुछ कुछ कर दिया है, अब पता नहीं क्या होगा। शिल्पा बहुत ही घबरा जाती है और वो अपने मामा को फोन करती है। शिल्पा के मामा जब भी सुनते हैं तो वो भी बहुत घबरा जाते हैं, पर वो घर में एकदम से आना वाजिब नहीं समझते। वो शिल्पा को एक राय देते हैं। वो शिल्पा को बताते हैं कि एक नई एसपी आई है लखनऊ में जो कि फीमेल एम्पावरमेंट और फीमेल प्रोटेक्शन के ऊपर बहुत ज्यादा काम कर रही है। उन हेल्पलाइन नंबर से लड़कियां अपनी सेफ्टी इंश्योर कर सकती थी। सीटी मारना, लाइन मारना, इशारे करना, बस इतनी सी भी चीज अगर किसी ने आपके साथ करी है ना तो आप उसमें कंप्लेन कर सकते थे और पुलिस इमीडिएटली एक्शन लेती थी। शिल्पा को लगा अब और कोई चारा उस पे है नहीं। शिल्पा ने उस नंबर पे कॉल करा और उस नंबर पे कॉल करके उसने बोला कि उसके घर में उसके चाचा आए हुए हैं जो कि उसको फिजिकली हैरेस करने की कोशिश कर रहे हैं। ये सुन के पुलिस भी बड़ी अलर्ट हो गई और हाफ एन आवर के अंदर पुलिस उनके घर के अंदर आ गई। जब पुलिस उनके घर के अंदर आई तो बड़ा तमाशा सा क्रिएट हुआ। आसपास जितने पड़ोसी थे वो सारे लोग भी देखने लगे कि इनके घर में चल क्या रहा है। पुलिस जैसे उस घर के अंदर एंटर करती है, एंटर करते ही वो बोलती है कि चाचा कौन है, और जैसे वो इतना सा बोलते हैं शिल्पा के फादर खड़े होते हैं और पुलिस वाले को धक्का दे देते हैं और बहुत ही अग्रेसिव हो जाते हैं। वो जैसे वो अग्रेसिव होते हैं तो पुलिस वाले उनको पकड़ने, कंटेन करने के चक्कर में हाथापाई करने लगते हैं एंड देन इवेंचुअली थोड़ी देर की धरपकड़ के बाद उसके फादर को पकड़ लेते हैं। जब उन्हें पकड़ लेते हैं तो उसके फादर जोर जोर से गालियां दे रहे होते हैं और मारने की कोशिश कर रहे होते हैं। तो पुलिस वाले उनको और चाचा जी को उठा के वैन में बैठा के ले जाते हैं। पुलिस तो ये पूछती ही नहीं है कि क्यों आए थे, किसने बुलाया था, पर क्योंकि वो इतने एग्रेसिव थे कि पुलिस ने बिना पूछे उनको ले गई। यहाँ से शिल्पा की लाइफ थोड़ी आसान हो जाती है। जब इसके चाचा और इसके फादर को पुलिस ले जा रही होती है तो बुआ जोर जोर से चिल्ला रही होती है, पर बुआ की कोई नहीं सुन रहा होता। आस पड़ोस से लोग भी आ गए होते हैं और बहुत सारे पड़ोसी इस समय शिल्पा के साथ सिंपैथाइज कर रहे होते हैं क्योंकि शिल्पा के फादर ने उनसे लड़ाई करी हुई होती है, उनसे मारपीट करी हुई होती है और उनको भी ये बात पता होती है कि ये आदमी जो हमसे लड़ रहा है ये ऐसा था ही नहीं। इतने सालों से सब लोग साथ में रह रहे थे, ये तो ऐसा आदमी था जो मदद करता था, हेल्प करता था। ये आदमी मार पिटाई, गाली गलौच अगर कर रहा है तो कुछ ना कुछ गलत है। 3-4 लोग घर के अंदर आए होते हैं, उनमें से एक होते हैं सुनील अंकल। शिल्पा सुनील अंकल को पूरी बात बताती है और उसके बाद उनकी हेल्प करने को बोलती है। शिल्पा के साथ साथ सुनील अंकल खड़े हो जाते हैं और जो उसकी बुआ है घबराहट के मारे उसके नजदीक नहीं आती है। शिल्पा सुनील अंकल को पूरी कहानी बताती है और वो बताती है कि बाबा जी ने बताया था कि इस घर के 4 कोनों में कहीं ना कहीं ऐसी चीज रखी होगी जो कि जितनी भी इविल स्पिरिट्स हैं, ये जो आत्माएं हैं, प्रेत आत्माएं हैं, ये जो काला जादू है, वो इस चीज को फीड कर रही है, इसको एनर्जी दे रही है। तो शिल्पा की बहन और सुनील अंकल मिलके घर में ढूंढने लगे। घर के चारों कोनों में एक एक करके उनको 4 मटके मिलते हैं। वो मिट्टी के मटके होते हैं, छोटे वाले, छोटे से जो कलश कहते हैं हम, उस साइज के मटके होते हैं और उसके मुंह में काले रंग के कपड़े से धागा बांधा हुआ। बाबा जी ने बताया था कि जैसे वो मटके मिलेंगे उनको तू घर के बीच में लाके फोड़ देना, और वैसे ही लोग मिलाए और मटके फोड़ दिए। जब ये मटके फोड़ते हैं ना तो बुआ पागल हो जाती है, वो जोर जोर से चिल्लाने लगती है इन पे, पर बस सुनील अंकल के डर के मारे वो इनके नजदीक नहीं आती। ये लोग बहुत घबराए हुए होते हैं। शिल्पा की बहन और भाई तीनों जोर जोर से रो रहे होते हैं। बस कहीं से बस भगवान शायद उनको ही शक्ति दे रहा था कि वो ये सब कर पा रहे थे। जब वो मटका फोड़ते हैं तो वो
देखते हैं कि उस मटके के अंदर से कुछ सूखी हुई लकड़ियां, कुछ हड्डियां और कुछ राख और कुछ सूखे हुए पत्ते निकलते हैं। मटके फूटते हुए देख के वो चिल्ला रही होती है, उनकी बुआ बोल रही होती है कि घर की सेफ्टी के लिए मैं लाई थी, सुरक्षा के लिए लाई थी, तुमने सब खराब कर दिया, पूरा घर तबाह कर दिया, इस लड़की ने सब बर्बाद कर दिया। बस फॉर्चुनेटली सुनील अंकल वहां पे थे तो वो उनके नजदीक नहीं आ पा रही। इसके बाद एक और पड़ोसी थे, वो भी इनको ज्वाइन कर लेते हैं और वो लोग बुआ के कमरे के अंदर जाते। जब बुआ के कमरे के अंदर वो लोग जाते हैं, बुआ की अलमारी की तलाशी लेते हैं, तो बुआ की अलमारी के नीचे इनको बहुत कुछ मिलता है जो कि बहुत अजीब सी चीजें होती हैं। उनको सबसे पहले कुछ डब्बे मिलते हैं, उन डब्बों के अंदर राख होती है और उस राख से अलग ही तरह की स्मेल आ रही होती है। ये वैसी ही स्मेल थी जो कि हल्की हल्की इनके पूरे घर में आती थी। इसके बाद वो और भी चीजें देखते हैं, उनको कई सारे ताबीज, इन बच्चों के बाल, कपड़ों के टुकड़े और बहुत ऐसी सारी चीजें मिलती हैं जो कि वहां पे होने का कोई मतलब ही नहीं था। ये लोग वो सारा सामान उठाते हैं और उठा के बाहर आते हैं। तब तक ये देखते हैं कि बुआ जा चुकी थी, बुआ घर से भाग चुकी। अब इनकी जान में थोड़ी जान वापस आ गई। ये चीज कंफर्म थी कि जो भी चीजें थी, इन चीजों में बुआ का इन्वॉल्वमेंट तो था ही था। अब ये चीजें कंफर्म हो चुकी थी कि जो भी चीजें हो रही हैं, ये कहीं ना कहीं बुआ की वजह से ही हो रही। और उनका एकदम से गायब हो जाने का मतलब यही था कि इन्होंने अब उन्हें रंगे हाथों पकड़ लिया था। अब वो कुछ कह नहीं सकती थी तो वो भाग चुकी थी। रात को ही मामा बाबा जी को सारी बातें बता देते हैं और बाबा जी एक पंडित जी को अगले दिन इनके घर भेजते हैं। सुबह पंडित जी आते हैं और यहाँ पे पूरे घर का शुद्धिकरण करते हैं। बाबा जी की तरह बताए गए तरीकों से वो वहाँ पे पूजा करते हैं एंड 12 साढ़े 12 बजे दिन में ही वो चले जाते हैं। वो इसके आगे की प्रक्रिया इनको बताते हैं। इसके बाद शिल्पा पूरे घर में नमक पानी का पोछा लगाती है और बाबा ने ना कुछ पुड़ियों में कुछ लाल रंग के कपड़ों की ना 10-12 पुड़ियां ही दी थी। बाबा जी ने बताया था कि इन पुड़ियाओं को लोहे की प्लेट में, जो स्टील की प्लेट होती है, स्टील की प्लेट में जगह जगह पे रख इनको जला देना है और धुआं पूरे घर में फैलने देना है। सारी खिड़कियां बंद कर दें। यही धुआं है जो उस घर की सारी नेगेटिविटी को बाहर धक्का मार के निकाल दे। यही ये लोग करते हैं। ये जगह जगह पे उन पुड़ियों को जलाते हैं और पुड़ियों को जलाते ही इतना तेज धुआं होता है मानो पूरे घर में जैसे आग लग गई हो। ये लोग घर के बाहर आ जाते हैं और बस ये बाहर से खड़े होकर अपने घर को देख रहे हो। पूरे घर के अंदर धुआं धुआं भर जाता है और ये करीबन 1.5 से 2 घंटे तक घर वैसा ही रहता है। घर से पूरा धुआं निकलने के बाद शिल्पा बताती है कि वो घर के अंदर जाती है और सबसे पहले मंदिर कमरे का ताला तोड़वा, वो मंदिर को खोलती है और देखती है कि अंदर जितने भगवान जी थे, जितनी मूर्तियां थी, उनमें धूल जमी हुई थी। वो उनको साफ करती है, उनको नहलाती है और सबसे पहले उनको ढंग से रखती है। ये सब वो कर ही रही होती है कि वहां से मामा का कॉल इसको आता है। मामा इसको बताते हैं कि बाबा जी का कहना है कि ये घर अब काला जादू और सारी प्रेत आत्माओं से हट चुका है। ये घर अब एकदम साफ हो चुका है। ये वैसा ही हो चुका है जैसा ये घर 1 साल पहले। अब तू निश्चिंत होकर इस घर में रह सकता। अब चीजें तेरी सारी ठीक होगी, पर हाँ, संयम बना के रखेगी तू। टाइम लगेगा पर चीजें बिल्कुल ठीक हो जाएंगी। शिल्पा बहुत ही रिलीफ हो जाती है एंड धीरे धीरे शाम हो जाती है। शाम को सारे लोग अपने अपने घर चले जाते हैं और उस घर में शिल्पा, शिल्पा का भाई और शिल्पा की बहन बचते हैं। शिल्पा अंदर से बहुत घबराई हुई होती है क्योंकि इस घर में इतनी नेगेटिव चीजें उसने देखी थी कि रात को इस घर में अकेले रुकने की उसके अंदर हिम्मत नहीं थी। पर वो हिम्मत बांधती है क्योंकि उसको पता था कि अगर वो डर जाएगी तो उसके भाई बहन भी डर जाएंगे और शायद वो जिंदगी भर इस घर में फिर रहने से घबराएंगे। रात में तीनों अपने रूम में सोने जाते हैं और इनको पता भी नहीं चलता कि इनको कैसे नींद आ जाती है। ये सुबह उठते हैं एकदम फ्रेश, जैसे मानो कई सालों से ऐसी नींद ना ली हो। सुबह जब ये लोग उठते हैं तो ये देखते हैं कि बाहर से इनके फादर घर के अंदर आ रहे हैं। एक बारी के लिए बहुत घबरा जाते हैं पर इनके फादर घर के अंदर आते हैं और बिना इनसे कुछ बोले सोफे में बैठ जाते हैं, बिल्कुल शांत, बिल्कुल रिलैक्स। शिल्पा उनके लिए पानी लेके जाती है और वो पानी पीते हैं और बस वो कुछ भी नहीं बोलते। इसके बाद आज तक शिल्पा बताती है 10 साल हो गए इस घटना को, आज तक उसके फादर ने एक बार भी शिल्पा से नहीं पूछा है कि उस रात क्या हुआ था, तूने क्यों किया, क्या क्या। जैसे शायद खुद से उनके अंदर वो अंडरस्टैंडिंग आ गई हो, शायद उनकी आंखें खुल गई हो। खैर, शिल्पा के फादर तब से अब तक वैसे ही हैं, शांत, चुपचाप। वो काम भी थोड़ा कम कम ही करते हैं। पहले वो बहुत अच्छा काम करते थे, उनका बिजनेस बहुत फ्लरिशिंग था। अब बस मात्र सर्वाइवल है। पर हाँ, अब शिल्पा भी अर्न करने लगी है तो शिल्पा ने भी जिम्मेदारियां ले ली हैं अपने कंधों पे। उस घटना के बाद इसकी बुआ और इसके चाचा से इनका कोई कॉन्टैक्ट नहीं है। वो अभी भी बढ़िया मजे में गाँव में रह रहे हैं और खैर हल्की फुल्की बातें तो गाँव तक पहुंच गई है। पर ये भी जरूर सुनने में आया है कि गाँव में तो बिल्कुल डिनाई कर देते हैं। गांव में इसकी बुआ और इसके चाचा बस ये बात बताते हैं कि शिल्पा ने इनको झूठ करके पुलिस में फंसवा दिया और फिर उसके बाद घर से निकाल दिया। पर ये बात को वो बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं करते कि उन्होंने कोई ऐसी गलत चीज इनके साथ करी थी। खैर, शिल्पा की फैमिली को तो ये बात पता ही है, शायद शिल्पा के फादर को भी पता है, पर वो चुप रहते हैं। फिलहाल शिल्पा की जिंदगी नॉर्मल जिंदगी की तरह गुजर रही है। शिल्पा बताती है कि उसकी 2 महीने में शादी होने वाली है एंड जिससे उसकी शादी हो रही है वो भी बहुत अच्छा इंसान है और उसने उसको भी ये सारी बातें बताई कि कैसे कैसे उनके साथ क्या क्या चीजें हुई थी, क्या क्या उन्होंने स्ट्रगल किया था। शिल्पा के भाई बहन भी अब बड़े हो चुके हैं तो अब वो एक नॉर्मल जिंदगी जी रहे हैं। पर
जो चीजें इन्होंने देखी, जो चीजें इन्होंने महसूस करी, वो 1 साल जो इनकी जिंदगी का था ना, वो शायद अपनी लाइफ में कभी नहीं भूल पाएंगे। सो दोस्तों, ये थी कहानी शिल्पा की। मेरा थोड़ा सा ना गला भी बैठा हुआ है, तो पता नहीं आपको कैसी लगी होगी कहानी, बट ट्रस्ट मी, ये कहानी मैंने बहुत टाइम पहले मेरे पास आ गई थी, बट मैंने ये कहानी रोकी हुई थी आप लोगों को सुनाने से, क्योंकि मैं चाहता था कि मैं होली के टाइम पे ये कहानी आपको सुनाऊं, ताकि एक इम्पैक्ट बढ़े इसका। होली पे ना मेरे को याद है कि मेरी दादी मेरे को अक्सर कहा करती थी कि शाम को जल्दी घर वापस आ जाना, होली के टाइम पे ना बाहर ज्यादा रुकते नहीं है, बाहर लोग गलत चीजें करते हैं। तब मैं ना हंसता था उन पे जेन्युइनली, बट उसके बाद एक बार जब मैं कॉलेज में था ना, तो मैं अपने घर से निकला, हमारे असाइनमेंट्स वगैरह का टाइम था, हम पीजी वगैरह में रहते थे, तो हम चाय पीने वगैरह जाते थे 2-3 बजे, पास में एक टपरी होती थी, वहां पे जाते थे, क्योंकि रात भर हम सोते ही नहीं थे, हम काम वाम कर रहे होते थे, आर्किटेक्चर स्टूडेंट्स विल नो। तो हम घर से बाहर निकल ही रहे थे कि हमने देखा था कि हमारे घर के बाहर एक चौराहा था, उस चौराहे में एक औरत लिटरली पूरी भाई दुल्हन की तरह सजी, घूंघट उंगट पहन के वो चौराहे पे कुछ कर रही थी, और उसके साथ 2 पंडित बैठे थे, और लिटरली उस पंडित ने मेरी तरफ देखा था और मेरी लिटरली जान निकल गई थी, मैं इतना डर गया था, मैं भाग के घर वापस आया और मैंने घर को लॉक कर लिया था। मैं अभी भी मुझे याद है, जब से उसकी मैंने देखा तब मुझे सिर्फ अपनी दादी की बातें याद आती थी, और लिटरली उसके बाद से मैं रात को होली के दिन नहीं निकला हूँ आज तक। दोस्तों, होली के दिन कुछ ऐसे सितारों के समीकरण बनते हैं कि ये जो नेगेटिव, ये जो काम करते हैं, मतलब हर तरह के अच्छे तंत्र मंत्र और गंदे तंत्र मंत्र जो भी होते हैं, उनको शक्ति मिलती है, और शायद ये चीजें ज्यादा असर करती हैं। इसीलिए ये कहावतें, ये कहानियां जो बनाई है ना हमारे बड़े बूढ़ों ने, उनमें कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ सच्चाई है दोस्तों। सो आई होप आपको ये कहानी पसंद आई हो। 100% रियल स्टोरी है। नाम वगैरह मैंने सब चेंज कर दिया, क्योंकि ऑब्वियसली आपको पता है ना, प्रिवेसी का बहुत बड़ा इशू है। एंड आई ऑल्सो होप कि अगर आपने कहानी को यहाँ तक सुना है तो वीडियो को आप लाइक जरूर करेंगे, कॉमेंट सेक्शन में मुझे बताएंगे कि आपको ये कहानी कैसी लगी। आप मुझे ये भी बताएंगे कि आपको किस तरह की और कहानियां पसंद हैं। एंड प्लीज, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अब मिलेंगे अगली कहानी में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए एंड हैप्पी होली।